अब हम नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री दो चीज़ों का रिलेशन है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन हमने डिस्कस की कि कोई चीज़ किस किस से मिलकर बनी है, वो उसकी कंपोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? किसी चीज़ की खसूसियात, तभी खसूसियात, वो उसका जी मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे शामिल है, बीपी लिख लेता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या, अगर कोई चीज़, मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेता हूँ रूम की। देखिए, अगर मैंने दीवारें तमीर करनी है तो मुझे ईंटों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। अब ईंटों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए या तो मैं मिट्टी इस्तेमाल करूँगा, गारा मड, या मैं सीमेंट इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने ईंटों से दीवार बनानी है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं दीवार बनानी है। अब मैं दीवार तमीर करने के लिए यहाँ ईंटें और सीमेंट यूज़ करूँगा या ईंटें और मिट्टी यूज़ करूँगा गारे के लिए। अच्छा, अब मैं कंपोजिशन चेंज करता हूँ। अगर तो मैं रेत और सीमेंट को यूज़ करते हुए दीवार बनाऊँ तो उसकी कंपोजिशन फिर दीवार की रेत, सीमेंट और ईंटें आ जाएंगी, तो डेफिनेटली उसकी मजबूती ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यही मैं दीवार ईंटें और मिट्टी यूज़ करते हुए उसको तमीर करूँ, क्योंकि मैंने उसकी कंपोजिशन अब चेंज की है, रेत और सीमेंट के बजाय मिट्टी यूज़ की है, सो उसकी कंपोजिशन चेंज होने से उसकी स्ट्रेंथ में कमी वाक़ होगी, उसकी मजबूती लूज़ हो जाएगी। समझ आई बात की? इसी तरह हम यहाँ पे भी सीखेंगे, मिसाल के तौर पर वाटर है, पानी चूंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर मैं पेट्रोल की एग्जांपल लूँ तो पेट्रोल बना होता है जी कार्बन और हाइड्रोजन से। अब वाटर की कंपोजिशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और पेट्रोल की कार्बन और हाइड्रोजन है। अब जब मैं इसकी कंपोजिशन चेंज की है ना, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के चेंज हो जाएंगे। अगर मैं 1 लीटर पानी ओपन रखूंगा और 1 लीटर पेट्रोल रखूंगा तो पानी तो 2-3 घंटे के बाद वैसे ही मौजूद रहेगा, लेकिन पेट्रोल 1-2 घंटे के बाद वो वेपोराइज हो जाएगा। वजह, क्योंकि मैंने उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी है। हमने ये सीखा, अगर हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन चेंज करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चेंज वाक़ होता है। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम इन दोनों चीज़ों के मतलब की डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अब तक जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं वो तकरीबन 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। अब उन 118 एलिमेंट्स के दो बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक ग्रुप में सिर्फ 2 एलिमेंट रखे हैं और एक ग्रुप में 116 एलिमेंट रखे हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं साथ से डिस्कस करता हूँ। 118 में दो जो ऑर्गेनिक में रखे गए हैं वो 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और बाकी जितने भी हैं ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखे हुए हैं। अब मैं डेफिनेशन करता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मुतालिया। इनऑर्गेनिक से मुराद है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के, उनके मुतालिया का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन अगर हम देखें कि इस ग्रुप में सिर्फ 2 और इस ग्रुप में 116, ये तो ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 2 एलिमेंट से आज तक जो तैयारशुदा मुरक्कबात हैं वो तकरीबन 1 करोड़ हो चुके हैं। यानी कि 1 करोड़ कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इन 2 एलिमेंट से तैयार हुए हैं। और ये 116 मिल के भी अभी तक तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन के 10 लाख कंपाउंड तैयार किए हैं। इन 2 के कंपाउंड अगर 116 से कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा है जस्ट इन 2 एलिमेंट्स के। क्लियर? एक लफ्ज यहां पे एक और यूज होता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन तो मेन किरदार अदा करेंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जो 116 एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक में पड़े हुए हैं, इनमें से भी एक आधा एलिमेंट इन 2 के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन मेन रोल कार्बन और हाइड्रोजन का ही होगा।
अगर तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है ना, सिर्फ और सिर्फ यही है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। लेकिन अगर डेरिवेटिव भी आ गया, मतलब इनमें से भी एक आधा एलिमेंट आ गया होगा, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही शामिल, क्योंकि उसमें मेन रोल कार्बन और हाइड्रोजन का है। क्लियर? सो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन और इनमें से एक आधा एलिमेंट भी आ सकता है। एग्जाम्पल लेता हूँ अल्कोहल की, उसका स्ट्रक्चर होता है CH3OH। तो हम देखें कार्बन तो हैं लेकिन साथ में एक ऑक्सीजन भी आ गया, सो ये डेरिवेटिव्स कहलाएंगे और ये कार्बन और हाइड्रोजन प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने कर दी है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मुतालिया हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो का लफ्ज़ी मतलब होता है जिंदगी, बायो मीन लाइफ, जिंदगी। सो अब क्या इसका मतलब बनेगा, केमिस्ट्री के वही चारों असूलों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जिंदा चीज का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और हमें पता है जिंदा चीज कौन सी है, यहाँ तो इंसान है, जानवर हैं और पौधे। तो हम क्या सीखेंगे बायोकेमिस्ट्री में कि कोई भी जिंदा चीज है, मसलन हम अपनी बात कर लेते हैं ह्यूमन, कि ह्यूमन की बॉडी कंपोजिशन किन अशिया से मिलकर बनी है, उनकी तरतीब क्या है, उनके अंदर होने वाले रिएक्शंस क्या हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या क्या क्या कोई भी और रिएक्शन हो रहा है, और उसकी प्रॉपर उसकी खसूसियात क्या है। सो केमिस्ट्री के असूलों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जिंदा चीज का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर जी? तो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अपने नाम से ही जाहिर है, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उन चीज़ों का मुतालिया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। जैसा कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें तैयार होती हैं कमर्शियल लेवल पे, यानी कि बड़े लेवल पे जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ वगैरह, एसिड तेजाब हैं, प्लास्टिक हैं, मेडिसन्स हैं, या खाद्य वगैरह हैं। क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होती हैं इंडस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम ये सारी चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी? नेक्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अपने नाम से ही जा रहा है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर ये न्यूक्लियस से निकला है, और दूसरी एक चीज़ है रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझिएगा जी। न्यूक्लियस हमने पढ़ा हुआ है, एटम के मरकजी हिस्से को न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के जितने भी पार्टिकल हैं एटम के अंदर, वो सारे के सारे सिवाय इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये एटम का स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और बाहर ये शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है जी? सो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम न्यूक्लियस के मतलब डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। सो न्यूक्लियस में सभी पार्टिकल तकरीबन 120 में सिवाय इलेक्ट्रॉन के बाकी सारे न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इन पार्टिकल के मुताले को न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ है कि रेडियो एक्टिविटी, ये क्या चीज़ है? ये हमारे लिए एक नई चीज़ है। पीरियाडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं हमारे पास, उनमें से चंद एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर आम तौर पर 82 से ज़्यादा है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जिनका 82 से ज़्यादा है, वो कुदरती तौर पर अपने अंदर में से शुआएं खारिज करते रहते हैं, कुदरती तौर पर, यानी कोई उनके साथ रिएक्शन नहीं करवाया लेकिन फिर भी वो शुआएं खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक सैंपल है यूरेनियम का, इसमें से कुदरती तौर पर शुआएं खारिज होती रहती है। इसका एटॉमिक नंबर 92 है, क्योंकि 82 से ज़्यादा है, सो कुदरती तौर पर ये अपने अंदर में से शुआएं खारिज करता रहेगा। ये शुआएं आमतौर पर 3 किस्म की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इनका मतलब भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने बस यही याद रखना है, ये शुआएं 3 टाइप की होती हैं। अब ये शुआएं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है,
इन शुआओं की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी किसी भी चीज़ के अंदर घुसने की सलाहियत भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये शुआएँ अल्फ़ा बीटा गामा इनमें से कोई भी शुआ हमारी बॉडी को इस तरह फॉल कराएं तो ये हमारी बॉडी के आर पार हो जाए, लेकिन आम लाइट जो सन लाइट होती है, ट्यूब लाइट है, इससे पैदा होने वाली लाइट हमारे बॉडी के आर पार नहीं कर सकती। सो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, चूँकि इनका एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये एनर्जी लेवल, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल के हमल इन शुआओं को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिकल शोबे में। आजकल आपने कॉमन वर्ड सुना होगा कि फलाने शख्स का इलाज शुआओं के ज़रिए हो रहा है, तो वो शुआएँ बेसिकली यही शुआएँ होती हैं। आपने देखा होगा आजकल ब्रेन ट्यूमर है, अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए ना, तो जिसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता था इस समाज को लाइलाज समझा जाता था, यानी कैंसर, तो उससे उसकी डेथ हो जाती थी, इसका कोई इलाज ही नहीं था। लेकिन आजकल की जदीद साइंस ने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया है। क्या करते हैं हम, इन शुआओं को बहुत कंट्रोल लेवल पे, याद रखना, इसको वैसे नहीं पकड़ के मार देते तो हल उसका मतलब है इलाज करवा देते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे फॉल कराएं तो ये हमारे टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज करते हैं। तो बहुत कंट्रोल लेवल पे इन शुआओं को किसी भी जहाँ पे कोई मर्ज हो वहाँ पे फॉल करवाया जाता है, सिलेक्टिव हिस्से को, तो उससे उसका इलाज करवाया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि आजकल आंखों का इलाज शुआओं के जरिए हो रहा है। पहले तो ऑपरेशन करते थे ना, अब ऑपरेशन के अगेंस्ट वो शुआओं के लिए इलाज करते हैं। तो ये वही शुआएँ हैं जो बेसिकली ऐसे एलिमेंट से निकलती हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। अब इस प्रोसेस को केमिस्ट्री की ज़ुबान में रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। ठीक है, सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी को। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट वाली है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये क्या चीज़ है जी? एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है किसी भी दिए गए सैंपल का तज्जिया करना, उसका एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना। सैंपल से क्या मुराद है कि किसी भी चीज़ का नमूना, आपने ब्लड सैंपल सुना होगा, अगर मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है तो क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ब्लड दूंगा और उस ब्लड से वो चेक करेंगे कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आया है, तो अब उनको पूरी की पूरी बॉडी चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरी पूरी बॉडी का ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ब्लड ले लिया, अब उस ब्लड का जो ग्रुप होगा वो मेरी पूरी बॉडी का ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं देसी सी। देहातों में अगर कोई देग वगैरह चावलों की पके तो उसका नमक टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी देग खानी पड़ती है या थोड़े से चावल लेने पड़ते हैं? डेफिनेटली हम थोड़े से चावल लेते हैं प्लेट में, उनका नमक चेक करते हैं या बाकी मसाला जात जो भी है वो चेक करते हैं, तो अगर तो ठीक है तो हम कहते हैं पूरी देग ठीक है। तो वो जो चीज़ आपने प्लेट में थोड़े से चावल लिए हैं उसको सैंपल बोलते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई भी जो नमूना दिया गया, कोई भी सैंपल दिया गया, उसका तज्जिया करते हैं। क्लियर। अब उस तज्जिए में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वालिटेटिव, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में ये बताना कि कोई चीज़ किस से मिलकर बनी है। इसकी मैं एग्जांपल लेता हूँ, वाटर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वाटर का सैंपल है, तो सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालाइज में मैं ये बताऊंगा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये उसका आ गया क्वालिटेटिव तज्जिया। दूसरा क्वांटिटेटिव, कि इनकी कितनी कितनी मिकदार है। तो वो डेफिनेटली दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है ये। सो ये उसका क्वांटिटेटिव एनालाइज आएगा। क्लियर है। उसके बाद तीसरी चीज़ है जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, वो सेपरेशन, कि दिए गए सैंपल को अलग अलग करना। मसलन ये वाटर मालिक्यूल है, ये सैंपल दिया गया था, तो इसको हम केमिकल प्रोसेस के जरिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे मालिक्यूल फॉर्म में। अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए तो इस तरह मेरे पास ये आ जाएगी। क्लियर बात जी। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी दिए गए नमूने को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उसकी सेपरेशन करते हैं जी। तो ये मेरे पास केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन
और उसकी ब्रांचेस थी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।